नमस्कार। मैं आयुष्मान और आप सभी का स्वागत है पत्रिका फाउंडेशन की पहल दान संवाद की पहली कड़ी में। दान संवाद का मकसद है फिलैंथ्रोपी जगत के बारे में जागरूकता फैलाना और एक ऐसे प्लेटफॉर्म का निर्माण करना जहां फिलैंथ्रोपिस्ट, नॉन प्रॉफिट और सोशल इम्पैक्ट के क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं वो एकत्रित होकर समाज कल्याण को लेकर सार्थक और उत्पादक बातचीत कर सके। आज हमारे साथ मौजूद हैं अनुश्री अलवा जी, जो कि सीईओ एंड फाउंडिंग टीम मेंबर हैं अध्ययन क्वालिटी एजुकेशन फाउंडेशन की। अनुश्री जी कई वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में कार्यरत रही और पूर्व एशिया, अमेरिका और भारत में कई शैक्षणिक कार्यक्रमों में नेतृत्व कर चुकी हैं। वह टीच फॉर इंडिया, इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी, ग्लोबल नोमैड्स ग्रुप और सैंक्चुरी फॉर फैमिलीज जैसे संगठनों के साथ काम कर चुकी हैं। अनुश्री कोलंबिया यूनिवर्सिटी से शिक्षा में मास्टर्स डिग्री प्राप्त कर चुकी हैं और एक शिक्षक के रूप में वह निम्न आय वाले समुदायों, शरणार्थियों और लैंगिक हिंसा से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्यरत रही। बहुत बहुत स्वागत है आपका अनुश्री जी। और जो सबसे पहला सवाल हमारा रहेगा वो ये रहेगा कि एक संगठन के तौर पर अध्ययन काफी वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत रहा है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अध्ययन के विभिन्न क्षेत्रों में किए जाने वाले काम के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। थैंक यू आयुष्मान। तो अध्ययन की स्थापना एक्चुअली 2011 में हुई थी। कविता आनंद ने की थी और वो एक शिक्षक रह चुकी हैं 30 साल से। और उस वक्त जो अध्ययन, उसको अध्ययन सर्विसेज का नाम दिया गया था और वो प्राइवेट स्कूल्स के साथ काम करते थे। पर 2015-16 में हमें लगा कि अगर हमारे देश में 50% से ज्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में हैं तो हमें सरकारी स्कूलों के साथ काम करना चाहिए। और हमने अध्ययन फाउंडेशन की स्थापना की और मैं अध्ययन फाउंडेशन की सीईओ हूँ। तो आज मैं अध्ययन फाउंडेशन के बारे में बात करूंगी। हम अभी 5 राज्यों में काम करते हैं, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा, गोवा और कर्नाटका। और वहां पे हम सरकारी शिक्षा प्रणाली के साथ काम करते हैं और प्रधानाचार्यों, स्कूल के प्रधानाचार्यों के साथ और एजुकेशन सिस्टम में जितने भी अधिकारी हैं उनके साथ हम काम करते हैं। तो अगर मैं अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करूं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है एनईपी, उसमें अगर आप देखें तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसी होनी चाहिए उसमें विस्तार से लिखा गया है। वो कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य ये है कि आज के जो छात्र हैं कल के जिम्मेदार नागरिक बने, ऐसे नागरिक बने जो अपने विचार व्यक्त कर पाए, जो समूह में काम कर पाए, समाज में सुधार ला सकें। पर वास्तव में अगर हम अपने स्कूल्स को देखें तो हमारे स्कूल्स में बच्चे, अगर आप किसी भी स्कूल में जाएंगे तो आपको देखेंगे बच्चे टीचर को फॉलो कर रहे हैं, जो भी टीचर बोल रही है वो कॉपी कर रहे हैं, परीक्षा के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रट्टा मार रहे हैं और परीक्षा का बहुत दबाव रहता है। तो ये जो आइडियाज हैं अपनी शिक्षा नीति में, जो कहते हैं कि जिम्मेदार नागरिक बने, वो सब नहीं हो रहा है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में और वास्तव में जो हो रहा है बहुत फासला है और हमें लगा कि उस फासले को, उस अंतर को हम कम कैसे करें, क्योंकि सरकारी शिक्षा प्रणाली में बहुत सारे हितधारक हैं और सभी हितधारक के का जो समझ है पॉलिसी का वो अलग है। तो कुछ लोगों को लगता है कि सिलेबस कंप्लीट करना, अगर हम सिलेबस कंप्लीट करें तो वो अच्छा स्कूल है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम एक्टिविटीज करें बच्चों के साथ तो वो अच्छा स्कूल है। कुछ लोगों को लगता है कि अगर हम अपना एनरोलमेंट बढ़ाएं तो वो अच्छा स्कूल है। तो सभी का नजरिया कुछ अलग ही है और जब तक वो नजरिया एक नहीं हो जाता हम अपने स्कूल्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। तो अध्ययन फाउंडेशन में हम 3-4 चीजें करते हैं। एक, हमें लगता है कि पहली चीज है कि सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो अपेक्षा है वो समझनी है। और जब तक वो नहीं समझेंगे कि पॉलिसी में क्या लिखा है कि अच्छा स्कूल होता क्या है, वो अच्छे स्कूल का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे। तो हम जिस सरकारी शिक्षा प्रणाली के साथ काम करते हैं, हम उनके साथ 3-4 चीजें करते हैं। एक है कि सभी हितधारकों को
प्रमाण आधारित स्व मूल्यांकन कराना सिखाते हैं। और एक फ्रेमवर्क है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही फ्रेमवर्क है, जिसका नाम शाला सिद्धि है, जिसमें 46 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं। और अगर वो 46 क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आप देखिए, उसमें एक अच्छे स्कूल में क्या क्या होना चाहिए वो है। तो हम स्कूलों में छात्रों को, टीचर्स को, प्रधानाचार्य को और अधिकारियों को इकट्ठा करते हैं और फिर उनको सिखाते हैं कि अब अपने स्कूल का मूल्यांकन कैसे करेंगे इस शाला सिद्धि को लेके। तो वो कक्षा के अंदर जाते हैं, देखते हैं कि टीचर क्या कर रही है, छात्र क्या कर रहे हैं। वो छात्र के साथ, अभिभावकों के साथ, प्रधानाचार्य के साथ, सभी के साथ बात करके देखते हैं कि स्कूल में उनका अनुभव क्या है। फिर दस्तावेज देखते हैं और फिर अपने स्कूल का मूल्यांकन करते हैं और फिर रेटिंग मिलता है स्कूल को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। तो इस मूल्यांकन के द्वारा उनको राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षा समझ में आने लगती है कि अच्छा, हमारा स्कूल यहाँ पे होना चाहिए और हम इसके संबंध में यहाँ पे हैं, हमारे वर्तमान में हमारी स्थिति यहाँ पे है। तो पहली चीज वो होती है कि हमको अपेक्षा समझ में आए और फिर अपनी वर्तमान स्थिति की समझ भी आए। उसके बाद हम अधिकारियों के साथ और प्रधानाचार्यों के साथ काम करते हैं ताकि वो उस मूल्यांकन को लेके, उस मूल्यांकन के आधार पे एक योजना बनाए कि उनका स्कूल आगे कैसे बढ़ेगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में। तो फिर योजना बनाते हैं। और फिर तीसरी चीज, हम अधिकारियों के साथ काम करते हैं और प्रधानाचार्यों के साथ काम करते हैं ताकि जब वो स्कूलों में जाएं, आमतौर पे जब भी स्कूल में जाते हैं वो सिर्फ स्कूल के बिल्डिंग को देखते हैं, टॉयलेट को देखते हैं, दस्तावेज को देखते हैं, कक्षा के अंदर क्या हो रहा है वो नहीं देखते हैं। तो हम उनका ध्यान वहां पे केंद्रित करते हैं और कहते हैं कि अगर स्कूल ने योजना बनाई है कि वो लेवल 1 से लेवल 2 में जाएंगे, अपने क्लासरूम को बदलेंगे, आपको भी उस योजना को देख के उनको परखना है और उनकी सहायता करनी है, उनको सुझाव देने हैं, उनकी मदद करनी है ताकि वो लेवल 1 से लेवल 2 में जाए। तो हम स्कूलों को समूह में बांटते हैं और वो एक दूसरे के स्कूलों में जाते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे का मूल्यांकन करते हैं। और जब स्कूल में प्रमाण दिखने लगता है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, उनका मूल्यांकन फिर से होता है देखने के लिए कि वो आगे बढ़े कि नहीं। तो इस तरह से हम सरकारी शिक्षा प्रणाली के साथ काम करते हैं। तो ये है थोड़ा हमारे काम के बारे में। जी, बहुत ही अच्छे से आपने समझाया है और काफी दूरदर्शी नीति है। बहुत ही अच्छा लगा सुन के। आपने इसी के शुरुआत में आपने बोला कि आप त्रिपुरा, असम और महाराष्ट्र, कई सारे प्रदेशों में आप कार्यरत हैं इन चीजों में। तो उसी से सवाल ये था कि इन सारे ही प्रदेशों की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, भौगोलिक स्थिति है, सब बहुत अलग, भिन्न भिन्न तरीके की। तो ये जो भिन्नता है, ये किस तरीके की चुनौतियां लेके आती हैं आपके लिए? थोड़ा सा उनके बारे में आप बताएं। तो पहले जब हमने कार्य शुरू किया, हमने गोवा और दिल्ली में कार्य शुरू किया था। फिर लोग हमें कहते थे कि अच्छा, तो पर गोवा में तो इतने सारे संसाधन हैं, दिल्ली में संसाधन हैं, ये तो दूसरे राज्यों में तो नहीं चलेगा, ऐसे नहीं कर पाएंगे, मुश्किलें बहुत है वहां पे। तो फिर हमने सोचा हम उन राज्यों में काम करना चाहते हैं जहाँ पे उनको ज्यादा सहायता नहीं मिलती है। तो तभी हम अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड में हमने काम करना शुरू किया और अभी हम गोवा और कर्नाटका में भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो सार्वभौमिक हैं, जैसे टीचर का शॉर्टेज जो है हाई स्कूल्स में, या एनरोलमेंट घट रहा है सरकारी स्कूलों में, या प्रधानाचार्यों को प्रशिक्षण नहीं मिलता प्रधानाचार्य की भूमिका निभाने के लिए, या टीचर्स को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जाती है पढ़ाने के अलावा। तो ये सब जो हम देखते हैं वो सभी राज्यों में दिखते हैं हमें। पर ऐसी कुछ चुनौतियां हैं जो, अगर मैं नॉर्थ ईस्ट का उदाहरण लूं जहाँ पे अरुणाचल, त्रिपुरा, नागालैंड में हम काम कर रहे हैं, वहां पे 3-4 ऐसे चैलेंजेस हमने देखे हैं। जैसे वहां पे फंडिंग की बहुत कमी है। तो अगर हम अपने CSR फंड्स देखें इंडिया में, महाराष्ट्र में कुछ 30% फंड जाते हैं और बाकी जगहों में बहुत ही कम, और नॉर्थ ईस्ट में तो 1% से भी कम। तो फंडिंग की बहुत कमी है। दूसरा है कि वहां पे पहाड़ी जगह है, तो स्कूलों के बीच में जो दूरी है बहुत ज्यादा है, सड़क की हालत भी ठीक नहीं है। तो जिन अधिकारियों को जाके स्कूलों में उनकी सहायता करने की जरूरत है, उनको पहुंचने में भी बहुत मुश्किल होती है, तो ज्यादा लोग जाते भी नहीं है।
तो वो दूसरा एक चैलेंज है। फिर तीसरा है कि वहां पे इतने सारे इतनी सारी समस्याएं हैं, अन्य समस्याएं हैं कि शिक्षा शिक्षा पे उतना ध्यान नहीं हो है इतने सालों से। तो एक्सपोजर भी अगर हम देखें थोड़ा कम है। तो जब शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अपेक्षा समझनी होती है और फिर उसको लागू करना होता है, उसमें ज्यादा समय लगता है। तो ये 3-4 चुनौतियां हैं जो हमने देखी हैं दूसरी जगहों में। जी, बहुत ही सही बात आपने बोली कि कुछ प्रदेशों में तो बहुत इजीली लोग पैसे दे देते हैं, फंड्स मिल जाते हैं, कुछ प्रदेशों में ऐसा नहीं हो पाता। इसी से मेरा ध्यान आकर्षित होता है कोरोना की महामारी की तरफ। कोरोना की महामारी के दौर में और भी मुश्किलात बढ़ गए होंगे स्वाभाविकतः। तो आप थोड़ा सा ये बताएं कि उस दौर में आपको किस तरीके की मुश्किलों का सामना करना पड़ा और आपने उन मुश्किलों की समस्याओं को किस तरह हल किया फंड्स जुटाने में कोरोना की महामारी के वक्त। तो जैसे मैंने आपको बताया, हमने अध्ययन फाउंडेशन की स्थापना 2017 में की। और कविता और मैं दोनों शिक्षक हैं। हमें शिक्षा से संबंधित सारी चीजों में बहुत दिलचस्पी है। पर फंड्स जुटाने में फंड्स जुटाना हमें नहीं आता था। तो हमें लगा कि अगर हम अच्छा काम करें तो फंड्स अपने आप आ जाएंगे। तो हमने एक फाउंडेशन को ढूंढा जिन्होंने हमें गोवा के लिए फंड्स दिए, और दिल्ली में जो परियोजना हमने की वहां पे सरकार की तरफ से हमें कुछ फंड्स मिले। तो वैसे हमने शुरुआत की। और हमारे पास सिर्फ 2 फंडर्स थे। तो जब कोरोना शुरू हुआ, वो हमारी संस्था सिर्फ 3 साल की थी, और अचानक से सभी का ध्यान कोरोना की तरफ था। सभी का फंडिंग भी उस तरफ चला गया। और फिर शिक्षा के लिए कुछ फंडिंग बाकी ही नहीं था, और हमारे पास और कोई फंडर्स नहीं थे, और हमारे फंडर्स ने कोरोना के तरफ अपने फंड्स डाइवर्ट कर लिए। तो हमारी जो टीम थी, 17 की टीम थी, रातों रात 5 की टीम बन गई। और फिर हमें सोचना पड़ा कि अच्छा, इन हालात में, इस परिस्थिति में हम अब फंड्स कैसे जुटाएं। और हमने फंड्स पहले ऐसे जुटाए नहीं थे, हमें पता नहीं था क्या करना है। तो पहले तो मैं बहुत ही आभारी हूँ ईटी चंद्रा फाउंडेशन की। उन्होंने हमें एक छोटा सा ग्रांट दिया और कहा कि आप 2 लोगों को अपने संगठन में शामिल कीजिए जो सिर्फ फंड रेजिंग पे अपना ध्यान रखें। तो हमने 2 लोगों को शामिल किया। एक ने कंपनियों पे फोकस किया और एक ने क्राउड फंडिंग पे फोकस किया। तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण था हमारे लिए, वो ग्रांट जो हमें मिला। दूसरा, हमें क्राउड फंडिंग का बहुत सहारा लेना पड़ा, जैसे आम लोगों से रकम जुटाना। क्योंकि पहले हम क्राउड फंडिंग को हमने कभी क्राउड फंडिंग ट्राई नहीं किया था, क्योंकि हमें लगता था कि हम जो काम करते हैं हम आम लोगों को कैसे समझाएं। हम सरकारी शिक्षा प्रणाली के साथ काम करते हैं, प्रधानाचार्यों के साथ काम करते हैं, अधिकारियों के साथ काम करते हैं। हम बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, उनको डायरेक्टली नहीं पढ़ा रहे। तो ये लोगों को समझाना कि हम ऐसे काम क्यों करते हैं, वो बहुत मुश्किल लगता था हमें। तो हमने क्राउड फंडिंग पहले कभी ट्राई नहीं किया था। पर कोरोना के समय सिर्फ क्राउड फंडिंग ही उपलब्ध था, क्योंकि कंपनी उस टाइम शिक्षा की तरफ फंड केंद्रित नहीं कर रहे थे। तो हमने देखा कि प्राइवेट स्कूल्स जो थे, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स ऐसे प्रोजेक्ट्स करते थे समाज कल्याण के लिए। और कोरोना के वक्त ये सारे एनजीओ या जहाँ पे भी वो जाते थे, वो सब जगहें बंद थी और बच्चों को कुछ प्रोजेक्ट्स करने थे। तो हमने बच्चों को, प्राइवेट स्कूल के बच्चों को सरकारी स्कूल के साथ जोड़ा और बोला कि आप इकट्ठा होके प्रोजेक्ट कीजिए। और फिर जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे थे उनके साथ हमने उनको अधिकारियों से मिलवाया, प्रधानाचार्यों से मिलवाया, उनको समझाया कि हम ये काम क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। और जिन बच्चों को लगा कि हाँ ये बहुत ही जरूरी है, उन्होंने हमारे लिए क्राउड फंडिंग की। तो उस तरह से 3-4 ऐसे स्कूल्स थे जिन्होंने क्राउड फंडिंग में हमारी सहायता की, और हम फिर आगे बढ़ पाए। दूसरा था, हमने बहुत सारे कंपनियों से भी बात करना शुरू किया।
बहुत सारे लोगों ने ना बोला क्योंकि उनके पास फंड्स नहीं थे, उन्होंने कोरोना की तरफ डाइवर्ट किया था। पर फिर भी हम उनसे बात करते थे और समय समय पर उनसे बात करते रहते थे, अपने काम के बारे में बताते रहते थे और उनकी राय लेते थे। तो जब परिस्थिति बदली और जब हालात बदले, तब उन कंपनियों ने हमें सपोर्ट किया। तीसरा था, हमने पहले गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा फंडिंग हमने नहीं देखा था। तो नॉर्थ ईस्ट में हमें पता चला कि डिस्ट्रिक्ट्स में और स्टेट लेवल पे फंडिंग उपलब्ध है। तो हमने वहां पे जैसे अरुणाचल में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के द्वारा ही काम किया, उनके फंड्स के थ्रू काम किया। तो ये 3-4 चीजें थी जो हमने ट्राई की। तो हाँ। जी, बहुत ही बढ़िया आपने काम किया, और आपको बहुत बधाई है कि इतना होने के बावजूद वापस से अपने पैरों पे अच्छे से खड़े हो जाना एक अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है। जहाँ जब हम फंड रेजिंग की बात करते हैं, फंडिंग की बात करते हैं, तो उसमें ये होता है कि जो भी आपको फंड दे रहे हैं, जो सहयोग करता है, व्यक्ति हैं, संस्थाएं हैं, उनके साथ एक स्वस्थ संबंध बनाना, एक हेल्दी रिलेशनशिप बनाने का जो भी प्रोसेस होता है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं किस तरह से। तो मुख्य रूप से हम 3 चीजें करते हैं। एक है, जब जब आप क्राउड फंडिंग द्वारा फंड्स जुटाते हैं, अम, ये बहुत ही जरूरी है कि लोगों को पता चले कि आप पैसा कहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम हर महीने एक न्यूज़लेटर भेजते हैं सभी को, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कर रहे हैं। और हम सोशल मीडिया पे भी रोज कुछ ना कुछ डालते हैं, ताकि उनको पता चले कि हम क्या कार्य कर रहे हैं। तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा है, हम अपने सारे डोनर्स का शुक्रिया अदा करते हैं। उनको थैंक यू बोलते हैं सोशल मीडिया पे, उनको कॉल करके, उनको ईमेल्स भेज के, ताकि उनको पता चले कि उनके वजह से हम ये सब कर पा रहे हैं, उनके बिना हम नहीं कर सकते ये सब। और तीसरी चीज है, जो कंपनियां हैं, जो सीएसआर है, जिनका सहयोग हमें मिलता है, उनके साथ हर महीने हम एक कॉल करते हैं और उनको दिखाते हैं कि उनके प्रोजेक्ट्स में क्या हो रहा है, अच्छा क्या चल रहा है, बाधाएं क्या आ रही हैं, आगे हम क्या करना चाहते हैं, उनकी राय भी लेते हैं। तो वो हमारे पार्टनर्स हैं इसमें। तो ये 3 चीजें हम करते हैं मुख्य रूप से। अच्छा, बहुत ही सरलता से समझाया आपने। जी, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके द्वारा ये इनिशिएटिव्स कराए जाते हैं, ये चीजें कराई जाती हैं, इनका मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन किस प्रकार से करते हैं, ताकि आप देख सकें कि क्या प्रोग्रेस है, क्या सक्सेस है। तो मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन बहुत ही जरूरी है, ताकि आपके जो भी आपको फंडिंग दे रहे हैं, और अगर आप सरकार के साथ काम कर रहे हैं, उनको भी दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। और उनको लगना चाहिए कि कुछ बदल रहा है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी जो प्रक्रिया है वो मूल्यांकन आधारित प्रक्रिया है, तो उसमें ऑलरेडी मेजरमेंट है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल लेवल 1 पे अगर शुरू करे, तो उसका उद्देश्य होता है कि वो लेवल 3 तक पहुंचे। और अधिकारी और प्रधानाचार्य वगैरह सब स्कूल में जाते रहते हैं हर महीने, देखने के लिए कि स्कूल की प्रगति हो रही है कि नहीं, लेवल 1 से लेवल 2 तक, लेवल 3 तक। और वो जितना भी डेटा निकल के आता है, वो हम डिस्ट्रिक्ट को दिखाते हैं, प्रधानाचार्यों को दिखाते हैं, स्टेट लेवल अधिकारियों को दिखाते हैं, ताकि उनको भी दिखे कि क्या आगे बढ़ रहा है, क्या आगे नहीं बढ़ रहा है, और उस डेटा के आधार पे वो कुछ फैसला कर सके। तो एक मूल्यांकन मतलब मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन वहीं पे हो जाता है, क्योंकि हर महीने स्कूलों में कोई ना कोई जा रहा है और प्रमाण इकट्ठा कर रहा है, देखने के लिए कि वो आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, और उनको सहायता भी दे रहे हैं। तो उस तरफ से हमें बहुत सारा डेटा है, जिससे हमें दिखता है कि स्कूल आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं। दूसरा है, अपने खुद के टीम के लिए देखने के लिए कि उनकी परफॉर्मेंस क्या है, वो अपना काम ठीक से कर पा रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए हमारा इंटरनली एक मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन सिस्टम है, जहाँ पे वो भी अपना स्व मूल्यांकन करते हैं, अपने मैनेजर्स के साथ बैठते हैं, देखते हैं कि उनका लक्ष्य क्या है, वो कहाँ तक पहुंचना चाहते हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, किस तरह से वो अपना काम कर पा रहे हैं। तो वैसा भी मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन हम करते हैं।
और तीसरा, इस साल हमने थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन भी कराना चाहा है और उसके लिए थोड़ी फंडिंग भी हमें मिली, ताकि हम देख सके कि कहाँ पे हम अच्छा कर रहे हैं, कहाँ पे सुधार लाने की जरूरत है। तो ये 3 चीजें हैं जो हम करते हैं। जी, इंटरनल और एक्सटर्नल तो काफी जगह सुनते हैं मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, बट ये जो थर्ड पार्टी का आप लेके आए हैं, इतना स्ट्रॉन्ग ये मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन रहेगा, उतना ही इम्पैक्ट आपके सोशल इनिशिएटिव का रहेगा। तो वेरी नाइस। कुछ हमारे पास जनता के सवाल हैं जो हमने पहले पूछे थे, थोड़ा सा समय लेके आप। एक सवाल है कि नॉन प्रॉफिट संगठन किस प्रकार से मीडिया और सिविल सोसाइटी के साथ जुड़ के अपने काम को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इस सवाल को आप थोड़ा सा तो एक। सिविल सोसाइटी के साथ मिल के काम करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। और अक्सर क्या होता है कि सभी अपनी चीजें अपनी चीजें अलग अलग से करते हैं। तो कोई, जैसे मैं कह रही थी ना कि पॉलिसी के ऊपर कोई एक नजरिया नहीं है, वैसे ही समाज कल्याण के लिए वो एक नजरिया, या हम कहाँ एक साथ बढ़ रहे हैं, वो कभी कभी नहीं होता है। तो एक ही राज्य में 10 एनजीओ, 20 एनजीओ, 30 एनजीओ होते हैं और सब अलग अलग कुछ कुछ कर रहे होते हैं। तो जब तक हम एक साथ काम नहीं कर पाते और एक साथ आगे नहीं बढ़ पाते, वो बहुत खिचड़ी जैसे हो जाता है कभी कभी। तो एक तो वो है सिविल सोसाइटी का। दूसरा, मीडिया बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसमें, क्योंकि जो भी हो रहा है, कभी कभी अगर मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में सोचूं, वहां पे कभी कभी लोगों को लगता है कि अच्छा, हमारे स्कूल तो सुधर ही नहीं सकते, हमारे पास संसाधन ही नहीं है, इतनी कठिनाई है, हम क्या करें। तो जब तक वो कहानियां निकल के नहीं आए कि अच्छा, इन स्थितियों में भी, इस परिस्थिति में भी लोग इतना कुछ कर सकते हैं और ऐसे कर पाते हैं, और क्या क्या वो कर रहे हैं, अगर वो कहानियां नहीं फैलें, तो फिर हमारे दिमाग में सिर्फ वो नेगेटिव कहानियां रह जाती हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधन नहीं है। तो वो मैं सोचती हूँ कि मीडिया की भूमिका बहुत ही जरूरी है वहां पे, कि जो अच्छी चीजें हो रही हैं, जो पॉसिबल है, उसको दिखाना और लोगों तक पहुंचाना। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुश्री जी आपके इस ज्ञानवर्धक संवाद के लिए। आशा ये है कि जो कोई भी व्यक्ति या संस्था जो हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए हैं फेसबुक के जरिए, उनको कुछ नया ज्ञान प्राप्त हुआ होगा और वो भी सोशल इम्पैक्ट जैसे क्षेत्र में आगे बढ़ पाएंगे। और एक बार फिर से अनुश्री जी आपका बहुत बहुत आभार। मैं आयुष्मान मथवाल, राजस्थान पत्रिका से।